जब कलम पर होगा वार, जख्मी होगी खुद सरकार, जनता तक सच पहुंचेगा, भले बंद हो टीवी अखबार। पहले भी झेले हैं सबने लाठी डंडे तोप तलवार, वो दिन भी जल्दी आएगा, न दरबारी बचेंगे न दरबार। सत्य अहिंसा अपना धर्म, सत्याग्रह अपनी तलवार, और यह संकल्प पक्का है लोकतंत्र की न होगी हार। ये चंद लाइनें प्रतिरोध की आवाज के तौर पर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और कलमकार प्रियदर्शन ने कल दोपहर 12:12 पर ट्विटर पर लिखी, और तब लिखी जब न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घरों पर पुलिस की टीमें पहुंची। तड़के सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद उनके घरों पर पहुंचकर पुलिस ने घंटों उनसे वहां पूछताछ की, उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए, और फिर अपनी गाड़ियों में बिठाकर पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम उन्हें पूछताछ के लिए लोधी रोड थाने ले गई। जानकारी आई कि इन सब पर यूपीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, या जो एफआईआर दर्ज हुई अगस्त में, उस एफआईआर के हवाले से इन सब के साथ पूछताछ की जाएगी। खबर यह भी आई कि कईयों की गिरफ्तारी हो सकती है। शाम होते होते पता चला कि अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और भाषा सिंह, परंजय गुहा ठकुराता, सुहेल हाशमी और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, लग रहा था कि गिरफ्तारी होगी, शाम को सब देर शाम 10 घंटे 12 घंटे की सघन और गहन पूछताछ के बाद अपने घरों में लौटे। लेकिन न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज खबर आई कि उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। न्यूज क्लिक की बात मैंने पहले भी की है और आगे, लेकिन उन पत्रकारों की बात जो न्यूज क्लिक के लिए काम करते थे, कंट्रीब्यूटर के तौर पर, कॉलमिस्ट के तौर पर, एंकर के तौर पर, और शोज के लिए अपनी भूमिका अदा करते थे या वेबसाइट के लिए लिखते थे। करीब करीब 46-45 ऐसे पत्रकारों से पूछताछ के लिए उनके घर पर पुलिस ने दबिश दी अचानक, जिसमें 9 महिला पत्रकार भी हैं। उनसे पूछताछ घर पर हुई और बाकियों को पुलिस अपने साथ ले गई या पहुंचने के लिए कहा गया। शाम को जब खबर आई कि ये सब लौट रहे हैं, मैंने अपने वीडियो में दिखाया और बताया भी था, तो ऐसा लगा कि शायद पूछताछ खत्म हो गई। लेकिन यह तो खबर आ चुकी थी कि यूएपीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी 17 अगस्त को, और उसी के तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम पहुंची थी, और बहुत अचानक तड़के से पूरी प्लानिंग के साथ। खबर यह भी आई थी कि 2 दिन पहले आधी रात को दिल्ली पुलिस ने पूरी प्लानिंग की, 200-250 पुलिस वालों की तैनाती तय की गई, किसी को पता न चले, इसलिए उस तरह से एकदम गोपनीय ऑपरेशन हुआ, और जो हुआ आपने कल देखा सुना। लेकिन क्या ये पत्रकार जो कल शाम को घर लौटे, क्या पूरे उस मामले से निकल गए? नहीं। कल फिर इन पत्रकारों को, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, बाकी लोग भी हो सकते हैं, इन पत्रकारों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया, दोपहर 3 बजे 2 बजे जो भी टाइम हो। इन पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप, अगर किसी के पास हार्ड डिस्क था तो वो, किसी के पास पेन ड्राइव था तो, ये सब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास जब्त है। अब पत्रकारों, जिन पत्रकारों को कल फिर बुलाया गया और जिन्हें कल बुलाया गया था, या जिनसे पूछताछ की गई, या जिनके घरों पर छापे मारे गए अचानक, सवालों की एक लंबी फेहरिस्त थी, 20 से 25-30 सवाल, उस पर आगे बात करूंगा। उन पत्रकारों को भी नहीं पता है कि यूएपीए की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर में क्या उनके नाम आरोपी के तौर पर हैं, क्या उनके खिलाफ एफआईआर है, या एफआईआर में उनके नाम नहीं है, किसी कनेक्शन के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है कि न्यूज क्लिक के लिए वो लिख रहे थे या बोल रहे थे, और न्यूज क्लिक को किसी अमेरिकी अरबपति ने फंडिंग की 38 करोड़ की, कोई नोवेल राय सिंघम, और उस फंडिंग को लेकर कहा जा रहा है कि उनके कनेक्शन चाइना से है, इसलिए जो लिख और बोल रहे थे वो चाइना के हितों की हिफाजत के लिए या भारत के हितों के खिलाफ लिख रहे थे। यही आरोप लगाया गया है। उन पत्रकारों को यह नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कल क्या पूछताछ होगी। उन पत्रकारों को अभी तक एफआईआर नहीं दी गई है। कई लोगों से जो जानकारी इधर उधर मिल रही है, किसी को एफआईआर नहीं मिली है, मतलब जानकारी नहीं है कि कल क्या होगा और उनकी भूमिका को लेकर क्या सोचा जा रहा है, क्या किया जा सकता है। अभिसार का वीडियो आज सुबह मैं देख रहा था,
अभिसार शर्मा ने एक वीडियो किया है जिसमें विस्तार से अभिसार ने बताया कि उनसे क्या क्या पूछा गया। परंजय गुहा ठकुराता जो 4 दशकों से बिजनेस अखबारों के लिए लिखते रहे, बड़े बड़े अखबारों के लिए एक नामचीन कॉलमिस्ट की तरह, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की तरह उन्होंने 4 दशकों तक काम किया, बड़े बड़े खुलासे किए हैं। परंजय गुहा ठकुराता का भी कल एक वीडियो बयान आया था जब वो निकले थे स्पेशल सेल के दफ्तर से शाम को 6 बजे, 8 घंटे की पूछताछ के बाद, 9-10 घंटे की पूछताछ के बाद। तो उन्होंने कहा था उनसे क्या क्या पूछा गया, जो कल देर शाम के वीडियो में मैंने बताया था, कल रात के वीडियो में। अभिसार ने अपने वीडियो में कहा, और यह समझना इसलिए जरूरी है कि एक बड़े खतरे की तरफ इशारा है ये जो कुछ हुआ है कल और जो कुछ होने वाला है, और उस खतरे की जद में आने वाले दिनों में कौन आएगा इसका अभी अंदाजा किसी को नहीं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन सबका मालिक एक है और उसकी नजर सब पर है, उन सभी आवाजों पर है जिनकी आवाजें उन्हें पसंद नहीं है, उन सभी आवाजों पर है जो आवाजें कभी किसान आंदोलन के पक्ष में उठती है, जो आवाजें कभी शाहीन बाग की उन महिलाओं के पक्ष में उठती है, जो आवाजें कभी जेएनयू में जो हंगामा तोड़फोड़ होता है उसके पक्ष में उठती है, वो आवाजें जो सरकार को असहज करने वाले आंदोलन, जनाक्रोश या जन आंदोलन के पक्ष में उठती है, वो आवाजें जो उन तमाम लोगों को प्लेटफॉर्म देती हैं या उनकी बात आप तक पहुंचाती हैं जिनकी बातों को सरकार दबाना चाहती है, वो आवाजें जो मुख्य धारा के चैनलों पर नहीं दिखती है। इसलिए उन आवाजों से सरकार को दिक्कत है। ये कल उनसे हुई पूछताछ से पता चल गया और आगे जो होगा उससे पता चलेगा। अभिसार ने अपने वीडियो में बताया है और करीब करीब यही सवाल बाकी सबसे भी पूछे गए, उर्मिलेश से भी, भाषा सिंह से भी, परंजय गुहा ठकुराता से भी और बाकी लोगों से जितनी जानकारी छन छन कर आ रही है। अभिसार से पूछा गया, अभिसार के यहां सुबह कल 6:30 बजे के आसपास पुलिस पहुंची थी, कई पुलिस वाले थे और जो तस्वीरें आई सीआईएसएफ के लोग भी थे। अब सोचिए पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल के साथ पुलिस वाले गए थे, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम और यूपी पुलिस, तो जाहिर है यूपी का मामला जहां होगा यूपी। तो पूछा क्या किया गया, सवाल पूछा गया, क्या शाहीन बाग का आपने कवरेज किया था? क्या जेएनयू में हुई हिंसा का आपने कवरेज किया था? क्या आपने सीएए के विरोध में जो हुआ था उसका कवरेज किया था? क्या आपने दिल्ली दंगों का कवरेज किया था? क्या आपने किसान आंदोलन का कवरेज किया था? अब इस पूछने का, इस तरह के सवालों की लिस्ट फेहरिस्त का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या जो लोग ये सब कवर कर रहे थे या जिन्होंने कवरेज किया उससे दिक्कत है, या न्यूज क्लिक में हुई फंडिंग को लेकर अगर सूचना और जानकारी है और उस वो फंडिंग अगर सस्पिशियस है, अगर वो फंडिंग संदिग्ध है तो वहां जांच होनी चाहिए। मैंने कल भी कहा, फिर कहूंगा, आगे इस वीडियो में भी दोहराऊंगा। और वो 2 साल पहले ईडी 2021 में उसकी जांच कर रही थी, तो क्या हुआ और क्यों नहीं जांच 2 महीने 4 महीने में होकर जांच फाइनल स्टेज में पहुंची, या अब यूएपीए तक मामला क्यों आया, और क्या ये यूएपीए का मामला है अगर वहां फंडिंग हुई तो? और फंडिंग हुई तो प्रवीर पुरकायस्थ और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो पत्रकार जो उस संस्था के लिए काम कर रहे थे। कल भी मैंने कहा था कि अगर अडानी पर कोई आरोप होता है, अडानी के की कंपनी में फंडिंग का, इन्वेस्टमेंट का, या फॉरेन से पैसे आने का, या किसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का, या मॉरिशस रूट से पैसे आने का, तो क्या अडानी की कंपनियों के कैशियर, अकाउंटेंट और सारे लोग 100, 200, 400 टॉप मैनेजमेंट के सारे लोग गिरफ्तार होते हैं? अडानी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, बाकी की कोई बात नहीं है। तो पहले तो फंडिंग कहां से है उसकी जांच सरकार करे और पूरी मुकम्मल जांच के बाद जो तय होना हो। लेकिन 2 साल से जांच चल रही थी, हाईकोर्ट में से इन्हें राहत मिली, गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, और उसके बाद अब यूएपीए का मामला आया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के बाद 17 अगस्त को यूएपीए की धाराएं, बहुत सख्त धाराएं होती हैं जिसमें जो इन सब पर लगा है, जिन पर एफआईआर है, जो अभी जानकारी नहीं है कि अभिसार उस एफआईआर के में नामजद है या नहीं, भाषा सिंह, उर्मिलेश या ये लोग नामजद हैं या नहीं, किसी को एफआईआर दी नहीं गई। कुछ के वकील पहुंचे थे, उनका कहना है कि उनको एफआईआर नहीं दी गई, मतलब अभी पता नहीं, जब हो सकता है वीडियो जब आप देख रहे हैं पता चलेगा। यूएपीए की धारा है 13, आतंकवादी कृत्य के लिए सजा। यूएपीए की धारा है 16, आतंकवादी कृत्य। यूएपीए की धारा है 17, आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना। आतंकवादी और धारा 18, षड्यंत्र, और धारा 22C कंपनियों द्वारा अपराध, मतलब आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, आतंकवादी
कनेक्शन से के तहत मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई 2 की। अब जो छूटे हैं और जिनसे सवाल पूछा गया, कौन कौन लोग हैं जो जिन्होंने काम नहीं किया किसान आंदोलन और शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के दौरान? वो चैनल के सारे लोग जिन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, मवाली, गुंडे, विदेशी पैसों पर यहां बैठकर मौज करने वाले लोग, ये सब कुछ कहा गया, आपको पता होगा। यही शाहीन बाग के केस में हुआ, यही दिल्ली दंगों के दौरान हुआ, यही जेएनयू के दौरान हुआ, या अभी अगर ये ओपीएस वाले दिल्ली में बैठ के आ गए थे, दिन भर रामलीला मैदान में प्रदर्शन हुआ, लाखों लोग आ गए थे, सारे चैनल पर ब्लैकआउट था, 2-3 मिनट की खबर दिखाकर 1-2 चैनल ने औपचारिकता जरूर की। यही अगर बैठ जाते 5 दिन 10 दिन यहां दिल्ली में ओपीएस के वो लाखों लोग जो 20 राज्यों से चलकर दिल्ली पहुंच गए थे, तो शायद उन्हें भी वही कहा जाता और उनका कवरेज करने वाले, दिखाने वाले लोग भी इसी तरह के लिस्ट में आते। क्या आपने ओपीएस को कवर किया है? क्या ओपीएस के लिए जो आंदोलन हो रहा था कवर किया है? क्या उन्हें जानते हैं? तो इस तरह के सवालों का मतलब क्या है? और अगर इस तरह का कवरेज हुआ तो क्या यह चाइना के कहने से हो रहा था? है? यह भी पूछा गया शायद किसी से, लद्दाख और अरुणाचल के एरिया में जो कुछ हुआ उस पर कुछ कवरेज किया कि नहीं? चीनी घुसपैठ या जो बफर जोन में चीन के कब्जे को लेकर है उस पर भी पूछा गया, शायद अभिसार से भी पूछा गया। तो भाई चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री ने भले कह दिया हो गलवान हिंसा के बाद कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, लेकिन यह दुनिया जानती है, सरकार मानती है, 19 राउंड की कोर कमांडर लेवल पर बैठक हो चुकी है। शी जिनपिंग और मोदी की जो मुलाकात हुई थी अभी जो साइडलाइन में, उसमें भी ये बात हुई। भारत सरकार की तरफ से बार बार ऐतराज जताया गया है कि आप बफर जोन को खाली कीजिए, डिसएंगेजमेंट कीजिए। तो डिसएंगेजमेंट कहां किया जाना है? वहीं ना जहां घुसपैठ है, नो मेंस लैंड कहें, बफर जोन कहें, जहां चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल में एडवांस होकर आगे कहीं बंकर और अपने मोर्चे बना रखे हैं। और उस पर खबरें तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ऐसे 1 दर्जन रिपोर्टर के नाम जानता हूं जो लिखते रहे पिछले 2 सालों से। तो क्या वो चीन के कहने पर लिख रहे हैं? अगर ऐसे 10 रिपोर्टर्स ने, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू खास तौर से, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स भी शामिल है, जिन्होंने लद्दाख के इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ, बफर जोन बार बार करो, जहां भारतीय दावेदारी वाले इलाके हैं वहां अगर घुसपैठ और वहां वो खूंटा गाड़ कर बैठे, जहां से हम चाहते हैं डिसएंगेज करें, अपनी सीमा में जाएं, अपनी सरहद में जाएं, जहां थे वहां जाएं। मई 2020 के पहले की स्थिति बहाल हो, गलवान हिंसा के पहले की स्थिति बहाल हो, तो कहां बैठे? और वो जो रिपोर्ट कर रहे रिपोर्टर, क्या वो चीन के पैसे से कर रहे हैं? और ये अगर सवाल पूछा अभिसार ने या किसी ने, तो क्या वो चीन का एजेंडा है? ये कैसे साबित करना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं? इसी से मंशा और मकसद समझिए। और फिर तो हमने भी कवर किया किसान आंदोलन, हमने भी ऐसे बहुत सारे आंदोलन कवर किए और आगे करेंगे। उनसे अभिसार का भी 2 मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया है, जो पता नहीं कब मिलेगा। वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया शायद 20 दिन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद अभिसार से यह सब पूछा गया कि ब्रिटेन में आपकी किससे बात होती है? तो अभिसार ने बताया कि कोई दोस्त है बीबीसी के समय का। ऑस्ट्रेलिया में किससे बात होती है? अभिसार ने बताया कि कॉलेज के जो दोस्त 2 थे या हैं उनसे बात होती है। और विस्तार से अभिसार ने अपने वीडियो में ये सारी बात बताई है। इसी तरह की बात पूछी गई परंजय गुहा से, जो उन्होंने कल वीडियो में बताया। उनसे पूछा गया यूएस में किससे बात होती है, तो शायद उनकी वाइफ के भाई हैं उनसे बात होती है, कोई भटनागर हैं। वैसे यूके में किससे बात होती है? इससे एक बात साबित होती है जो मैं कहने की और आपको इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात साबित होती है कि हमारे जैसे तमाम लोग, अभिसार हो, उर्मिलेश हो, भाषा सिंह हो, या जो लोग जिनसे पूछताछ की गई, परंजय गुहा ठकुराता है, आनंदोई चक्रवर्ती हो, एनडीटीवी के शानदार जर्नलिस्ट, बिजनेस जर्नलिस्ट, एनडीटीवी में मैनेजिंग एडिटर रहे, आनंदोई चक्रवर्ती से भी बुलाकर पूछताछ की गई, उनके यहां भी छापे पड़े होंगे। इसलिए कि ये पत्रकार वहां कॉलम लिख रहे थे, कंट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहे थे, किसी को कुछ पैसे मिल रहे थे। उर्मिलेश जी के बारे में पता चला 60,000 रुपए मिल रहे थे, अभिसार को कुछ ज्यादा मिल रहे होंगे, अनिंदोय को कुछ ज्यादा मिल रहे होंगे, अपना काम कर रहे थे जो उनको जो शो या जो भी उनके हिस्से में था। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जैसे तमाम लोगों के व्हाट्सएप पर सरकार की एजेंसियों की नजर है। सरकार की एजेंसियों को पता है कि किससे किससे बात हो रही है, कब कॉल किया गया,
किसको कॉल किया गया, देश के किस हिस्से में कॉल किया गया, सबसे ये भी पूछा गया आप कहां कहां गए, देश में कहां गए, विदेश में कहां गए, इस तरह की भी बातें हो रही। तो ये तो ऐसे भी पहले बात हुई थी पेगासस की, जिसको सरकार ने सिरे से खारिज किया। तो इसका मतलब, और हम जैसे लोगों को बहुत बार लोग आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, फोन करते हैं कि आप लोग बात करने से सचेत रहिए, व्हाट्सएप पर भी बात सुनी जा रही है, बीच में कोई सुन रहा होगा, क्या सुनेगा, किससे बात करे, क्या बात करे। और उसमें तो जब अगर ये पूछते हो कि ऑस्ट्रेलिया में किससे बात कर रहे थे, अमेरिका में किससे बात कर रहे थे, वहां किससे, अब मान लो मैं टर्की घूमने गया, फैमिली के साथ गया या कुछ दोस्तों के साथ गया या कहीं यूएस को घूमने गया या कहीं और घूमने गया, किसी और देश में उसके कोई दोस्त हैं फोन कर रहे हैं, अब उसको सबको सस्पिशियस कॉल के तौर पर अगर दर्ज किया जाएगा तो फिर बात कहां होगी। और पर्सनल एक डेटा भी होता है किसी के मोबाइल में। आप मोबाइल जब जब्त करते हो किसी पत्रकार का या किसी का भी, बिना किसी उस तरह के सर्च वारंट, और उसके ये भी मुझे पता चला कि कुछ पत्रकारों ने, जिनके घर कल पुलिस गई थी, उन्होंने जब कहा कि सर्च वारंट दिखाइए आपके पास क्या है, क्योंककि आप अचानक लैपटॉप जब्त कर रहे हैं, अलमीरा चेक कर रहे हैं, फाइलें किताबें चेक कर रहे हैं, तो पुलिस वालों ने कहा इसकी जरूरत नहीं, आप शांत रहिए, हम शराफत से पेश आ रहे हैं, आप हमारे पास इसके अधिकार है जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। और तभी कुछ लोगों को बताया गया कि यूएपीए की तरह के तहत है, जिसमें किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं होती, अचानक हम धमक सकते हैं, सब चीज जब्त कर सकते हैं, और धाराएं ऐसी कि जिसमें जमानत ना मिले। और यह हुआ था सिद्दीक कप्पन के साथ, जो 28 महीने करीब करीब जेल में रहे, वो भी तो एक पत्रकार थे। क्या मिला 28 महीने में? 28 महीने तक सिद्दीक कप्पन जेल में रहे। यह भी शायद हो सकता है किसी से पूछा गया होगा क्या सिद्दीक कप्पन पे स्टोरी की क्या। कई चीजों से दिक्कत है इससे, इससे एक बनता है, एक तस्वीर उभर कर आती है कि जो देश में अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहा है, क्योंकि बात शाहीन बाग और दिल्ली दंगे और सीए के विरोध के कवरेज की बात थी, जो किसानों के गुस्से आक्रोश की बात कर रहा है, वहां ये पूछताछ हुई है। तो जहां भी कोई अनरेस्ट, नाराजगी, गुस्सा, सरकार के प्रति किसी जनाक्रोश की बात कर रहा है, सरकार उसको चेक कर रही है और बहाना चाहिए कि कहां किसको कैसे फंसा देना है, कब फंसा देना है, और ऐसी धाराएं लगाकर फंसा देना है कि जमानत ही ना हो। और ऐसा नैरेटिव देश में बनाने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है, इकोसिस्टम, बहुत बड़ा तंत्र है उन मुख्य धारा के चैनलों का जो कल जश्न मना रहे थे, बहुत बड़ा तंत्र है बीजेपी की आईटी सेल का, लाखों व्हाट्सएप ग्रुप जहां आप तक घर घर पहुंचा दिया जाएगा। क्या विशाल शर्मा चीन का एजेंट है, अजीत अंजुम चीन का एजेंट है, या उर्मिलेश चीन का एजेंट है, या रवीश कुमार को कहीं से पैसे आ रहे हैं, या जो भी नाम है, जितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक खतरनाक दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। और हैरानी तब हुई जब चैनलों में काम करने वाले लोग जो आज काम कर रहे हैं, जो अभिसार को भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, साथ काम किया होगा 10 साल 15 साल, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, बीबीसी, वो जानते होंगे कि अभिसार शर्मा को चीन का एजेंट नहीं है। चीन के कहने पे वो फार्मर्स एजिटेशन की खबर नहीं दिखाया होगा, चीन के कहने पर उसने या चीनी पैसे लेकर या किसी चीनी एजेंट से इन्फ्लुएंस होकर नहीं किया होगा, कर नहीं सकता। सेम वही कहानी उर्मिलेश जी के लिए। 35-37 सालों से उर्मिलेश जी जिस तरह का लिख रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से एक चिंतक के तौर पर, उनकी बुद्धिजीवी के तौर पर छवि है, किताबें लिखते हैं। और मैं कल भी बोला, फिर रिपीट करता हूं, गाजियाबाद इलाके में 2-2.5 रूम के कमरे में वार्ता लोग सोसाइटी में रहते हैं। ये चीन के एजेंट कहां से हो गए और चीनी इन्फ्लुएंस कहां से हो गया? लेकिन सरकार का कुछ मकसद है, मकसद है डराना, मकसद है संदेश देना, मकसद है सचेत हो जाओ, सजग हो जाओ, यह शिकंजा कहीं भी बढ़ सकता है। और दूसरी बात कि अभी यह पता नहीं कि यूएपीए की धाराओं के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें प्रबीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड की जो गिरफ्तारी हुई है, उसका दायरा क्या बढ़ सकता है क्या? क्योंकि 46 लोगों से पूछताछ हुई, जिसमें उनके एचआर हेड और उनकी गिरफ्तारी के बाद सुहेल हाशमी इतिहासकार हैं, वो भी, संजय राजौरा एक व्यंगकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, उनसे भी पूछताछ हुई। कोई उनके सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के डी रघुनंदन, उनसे पूछताछ हुई। और महिला पत्रकार, मैंने जैसे बोला 9 या 8 महिला पत्रकारों से पूछताछ हुई। और दूसरी बात क्या होता है कि अगर मान लो आपको लगता है कि इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है, कुछ सस्पिशियस लगता है, उसका एक तरीका भी हो सकता है, आप सम्मान करते ही करते, लेकिन छापामार दस्ते की तरह जिस तरह से दिल्ली पुलिस पहुंची है, तो ये ऊपर के निर्देश पे के बिना नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है, ये सबको पता है। संसद में मंत्रियों ने और संसद के बाहर मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये न्यूज क्लिक में चीनी पैसा आ रहा और ये सब चीन के एजेंट है।
ये बहुत आसान है कह देना आज की तारीख में। बहुत सारे लोग ट्विटर पर चीन से जो भारत का व्यापार है, जिसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके आंकड़े शेयर कर रहे हैं कि चीन से भारत का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन से और चीनी प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिश्ते क्या थे कुछ साल पहले तक दुनिया जानती है, देखा है हम सब ने। साबरमती के तट पर झूले झुलाते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री जब नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तो चीन यात्राएं 10 या 12 उनकी चीन यात्रा हुई और चीन से उनके करीबी रिश्ते थे चीनी प्रेसिडेंट से, और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी गर्व से करते रहे। शी जिनपिंग से अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए मैं कहीं वीडियो देख रहा था, कल भी जिक्र किया था दोपहर के लाइव में, उसमें उन्होंने कहा शी जिनपिंग ने तय किया कि मोदी जी आपके जन्मदिन के समय ही हम गुजरात आएंगे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्तियां तो थी। और यहां कोई अगर किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहा है जिसमें कोई फंडिंग हुई है, उस फंडिंग की जांच करिए, 100 बार कहूंगा, लेकिन सारे पत्रकारों को जो उस वेबसाइट के लिए कंट्रीब्यूटर के तौर पर, फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे थे, उन पत्रकारों पर शिकंजा कसना या उन पत्रकारों को इस तरह से पूछताछ के लिए उठा लेना, पूछताछ के लिए बुला लेना, उनके लैपटॉप और उनकी मोबाइल और सब चीज जब्त कर लेना, और इस तरह से मीडिया में बातें फैलना और जनता के बीच इस तरह से व्हाट्सएप के जरिए या मुख्यधारा के चैनलों के जरिए ये लगातार ये फैलाने की कोशिश करना कि ये सब लोग देशद्रोही है। दिल पर हाथ रखकर कहिए कि इनमें से कोई देशद्रोही लगता है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को, हम जैसे लोग भी देशद्रोही लगते हो। रवीश कुमार का पीछा तो किया ही लोगों ने, ट्रोल किया कितने सालों तक। एक फिल्म आ गई, देखिएगा कभी, यूट्यूब पर शायद मौजूद है, वाइल वी वॉच्ड, यही नाम है शायद। कई सालों तक रवीश कुमार के लोग पीछे पड़े रहे, हजारों लोग ट्रोल्स। क्या देशद्रोही है जिसने 9 साल, 10 साल, 12 साल सिर्फ जनता की, आवाम की, पब्लिक की, गरीबों की, देहात, गांव विकास की बात की? देशद्रोही है वो सारे लोग। देशद्रोही हैं जो मोदी जी की सत्ता और मोदी जी की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, या जो लोग मोदी जी की सत्ता और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, धरना, मांग रख रहे हैं सामने, या सरकार की नीतियों पर ऐतराज, आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो उनकी आवाज को जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं या उनकी आवाज के साथ जो अपनी आवाज दर्ज करा रहे हैं, वो सब देशद्रोही हो गए। हाँ, हो जाएंगे, इस दौर में हो जाएंगे। जब दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान देशद्रोही हो सकते हैं, जिन्हें सत्ता तंत्र में बैठे लोग, मीनाक्षी लेखी का वो बयान भूल नहीं सकता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मवाली बैठे हैं, वैसे ही हरियाणा का कोई मंत्री जेपी दलाल उन किसानों के लिए न जाने क्या क्या कहते रहे। तो ये हो सकता है, मुमकिन है। तो जनता और दर्शक के तौर पर आपकी भी कुछ ड्यूटी है। कल भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, ये बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा होती जा रही है। अगले 2 महीने में राज्यों के चुनाव है, 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और चुनाव के पहले सरकार चाहती है कि कुछ पर शिकंजा कसे और जो बचे उस शिकंजे के डर से डरे। वो डरे कि कल को आपको भी घर से उठाया जा सकता है, आपके खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई जा सकती है, आपको देशद्रोही घोषित करके आपके खिलाफ ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है कि आप महीनों जेल में चले जाएं। और सरकार किसी को फंसाना चाहे या सरकारी एजेंसी किसी को फंसाना चाहे तो हथियार की कमी है क्या? जब आपकी नजर व्हाट्सएप पर होगी, जब आपकी नजर मूवमेंट पर होगी, तो आप इतनी बारीक नजर के साथ आप उसके बाद कहीं कुछ ट्रैक करके और उसके बाद इल्जाम लगाकर आप फंसा सकते हैं किसी को। तो इसलिए 6 महीना और उसके बाद आगे जो होगा वो तो अभी उसके बारे में कोई आकलन और क्यास लगाना मुश्किल है। अगर हम लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी जैसी स्थिति है, लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, कि वो घोषित इमरजेंसी थी, वैसी स्थिति अभी कहां है। ये अघोषित इमरजेंसी ज्यादा खतरनाक है। घोषित इमरजेंसी में तो आपको पता है ये सत्ता में बैठा आदमी विलेन है, ये खलनायक है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, और इनकी जो नौकरशाही है वो घोषित तौर पर खुलेआम वो काम कर रही है। यहां सब कुछ अघोषित है। अघोषित है कि अचानक आपको घर से उठा लिया जा सकता है, अघोषित है कि आपको 28 महीने तक यूएपीए के तहत बंद किया जा सकता है, अघोषित है कि जब ये सब किया जाएगा तो मुख्य धारा के तमाम चैनलों में आपको खलनायक और देशद्रोही साबित करते हुए खबरें चलेगी, ताकि जनता को भी लगे कि हाँ वाकई ये खलनायक है। तब तो कम से कम जनता भी मानती थी इमरजेंसी के दिनों में कि ये अखबार वाले या अखबार को बंद कराया जा रहा है अगर, तो गलत है। और उसकी सजा इंदिरा गांधी को मिली 1977 में। तो आज एक अघोषित इमरजेंसी है, और इस दौर में यह भी हुआ है, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं चैनल का इंसाइडर रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत सारे चैनल्स पर जो ऐसी आवाजें, मतलब ऐसे लोग जो
आते थे चिंतक के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर, विचारक के तौर पर, उर्मिलेश, जयशंकर गुप्त, बहुत सारे नाम, सुमन गर्ग, बहुत सारे नाम। उनमें से ज्यादातर लोग चैनलों में नहीं आते हैं, चैनलों में उन्हें नहीं बुलाया जाता गेस्ट के तौर पर भी। वहां ऐसे सेट एजेंडा है, उसमें जो फिट होता है वो बुलाया जाता है। राजनीतिक विश्लेषक बन जाता है कोई आरएसएस का कोई आदमी या कोई भी राइट विंगर, वहां से भी सब आउट किए गए। दूरदर्शन से आउट किए गए, सरकारी संस्थाओं से आउट किए गए, प्राइवेट चैनल से चाहे या अनचाहे जाना पड़ा। आप रहते तो मुश्किल, क्योंकि जो आपको करना पड़ेगा करना नहीं चाहते, और अगर आप करना चाहते हैं वही करना चाहते हैं तो फिर आपके जाने के रास्ते बनाए जाएंगे। तो ये स्थिति मुख्यधारा के चैनल्स का है, और वो किस तरह से सरकार के लिए चापलूसी करते हैं इस पर 100 बार बात कर चुका हूं, बार बार रिपीट होगा। लेकिन सोशल मीडिया, अब सरकार की बेचैनी, सरकार मतलब सबका मालिक एक है, बेचैनी सोशल मीडिया को लेकर। अब आया तो था मोदी जी का वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो भी बेल आइकन दबाने के लिए अब अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, जो गांव-गांव में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल से ही देख रहा है, मोबाइल से ही अपनी राय बना रहा है, और मोबाइल से ही उस वीडियो से डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलग अलग माध्यमों से उसे जानकारी मिल रही है, जो जानकारी चैनलों से नहीं मिल रही है। देश के करोड़ों लोगों को पता भी नहीं चलता कि लाखों लोग रामलीला मैदान में आ गए थे ओपीएस की मांग को लेकर, वो पता चला सोशल मीडिया से। सरकार चाहती है कि यह ना पता चले, लोगों को पता भी नहीं चलता कि 13 महीने तक किसान यहां दिल्ली में बैठे रहे, और उसमें से 700 किसानों की मौत हो गई अलग अलग जगहों पर, दिल्ली समेत। यह पता भी नहीं चलता, न पता चले इसके मुकम्मल इंतजाम है, और पता चल रहा है डिजिटल मीडिया से, यूट्यूब से। और यही पता चलने और न पता चलने के बीच सरकार अपना खेल कर रही है। इसलिए बहुत सारे लोग जो अभिसार शर्मा या उर्मिलेश या भाषा सिंह या ऐसे लोगों के खिलाफ कल ट्विटर पर, फेसबुक पर लिख रहे थे, बोल रहे थे सही हुआ, ये चीन के एजेंट हैं, ये फलां हैं, ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, चीन के पैसे पर हैं, तो अपना दिमाग भी थोड़ा अप्लाई करिए और सोचिएगा कि आने वाले दिनों में हम जैसे तमाम लोगों के लिए कितने बड़े खतरे की तरफ रास्ता या वो तैयार हो रहा है, जमीन तैयार हो रही है। अब क्या होना है, नहीं होना है। आज एक प्रेस क्लब के पास बहुत सारे पत्रकारों की तरफ से 4 बजे एक प्रोटेस्ट मार्च भी है, कोशिश करूंगा मैं भी जाऊं। कल एडिटर्स गिल्ड से लेकर प्रेस क्लब और डीजी पब और तमाम ऐसे जो संगठन हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, और ये फ्री प्रेस को किसी ढंग से बंधन में लाने की कवायद है, इसलिए लेखकों और पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की गई है। इस तरह से सबने बात की, लेकिन मोदी जी निश्चिंत हैं। मोदी जी के पास पावर है, एजेंसियां हैं, और सबसे बड़ी बात मुख्यधारा के तमाम चैनल हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि अगर एक बड़े तबके के पत्रकारों को हम किसी ढंग से टाइट करने के लिए, शिकंजे में लाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल भी कर लेंगे डराने के लिए, या कुछ को फंसा भी दिया जाएगा, तो भी बहुत बड़ी तादाद उनके पक्ष में होगी, और वो कहती रहेगी कि जो फंसे, जो पकड़े गए, जिन्हें फंसाया गया, वो सब सरकार ने सही किया, देश हित में किया। ये निश्चिंता